हमने कौन सी आरपीएस अभी तक कर ली है? 1 and 2. 1 and 2 मैम. चौक दो फिर आज 3 4 आरपीएस 3 में कोई डाउट? जितने क्वेश्चंस मैंने दिए थे बस उनमें से ही। एक्सक्यूज मी मैम. बोलो बेटा जी। मैम 13th वाला क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा कैसे. 13 वाला क्वेश्चन इसी आरपीएस का कह रहे हो बच्चे? यस मैम, आरपीएस 2 में. आरपीएस 2 या आरपीएस 3? हेलो, आरपीएस 2 में मैम. अच्छा आरपीएस 2, ठीक है, मैं आरपीएस 2 खोलती हूँ फिर। आरपीएस 2 में 13 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर एंड इथेनॉल मिक्सचर। सो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वाटर इथेनॉल मिक्सचर का कौन सी डेविएशन है? पॉजिटिव डेविएशन. और अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो डेल्टा एच सोल्यूशन विल बी पॉजिटिव एंड डेल्टा वी सोल्यूशन विल बी पॉजिटिव। तो आंसर विल बी सेकंड, डेल्टा एस सोल्यूशन, क्योंकि वैसी कोई ऑप्शन नहीं है। तो आंसर विल बी 2। सो प्लीज लेट मी नो कि क्या डाउट है आपका, या अभी क्लियर हो गया? मतलब क्या पूछ मैम रहे? डाउट क्लियर हो गया. मैं पता है इसलिए स्पेसिफिकली पूछ रही थी क्योंकि जितना मुझे याद है, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा 2020 का पेपर देखने का, बट आप लोग देखना आपके पास भी होता है। 2020 में यही क्वेश्चन आया ऑल इंडिया में। मैं ये नहीं कह रही कि हमारी आरपीएस में से क्वेश्चन आते हैं, हमारी आरपीएस तो सालों से चली, पर ये या इसी टाइप का क्वेश्चन है, यही पूछा था उन्होंने जितना मुझे याद है। किसके पास 2020 का पेपर हो तो जरूर देखना। अच्छा जी, अब चले आरपीएस 3 पे। मैम बोलो बेटा जी। मैम एक बार 14th क्वेश्चन बता दो। कल बताया था मैंने। यस मैम. आपने मतलब सुना था तब? मैम नो. व्हाई नो? मैम कनेक्शन प्रॉब्लम. पता मैं इतना क्यों पूछ रही थी, क्योंकि ना ये सबसे लंबा और सबसे गंदा क्वेश्चन है टू डिस्कस, तो मैंने बड़ी मुश्किल से इसको एक बार ही डिस्कस करती हूँ। बट नो इश्यूज बेटा, दोबारा से तुम्हारे लिए डिस्कस करती हूँ। तुमने देखा एक आइडियल सोल्यूशन बना है जिसमें पी और क्यू है, और तुमने ये भी चेक करा होगा क्यू ज्यादा वोलाटाइल है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। आपने पी और क्यू के इक्वल मोल से स्टार्ट करके सोल्यूशन बनाया, बट बिकॉज क्यू ज्यादा वोलाटाइल है तो वेपर फेज में क्यू ज्यादा जाएगा। तो अब आपने क्या करा, जो वेपर्स ऊपर पड़े थे ना उनको इकट्ठा करके आपने कंडेंस कर दिया। तो अब वेपर्स को ही कंडेंस करा तो वेपर्स में क्यू ही ज्यादा है, कंडेंसेट में भी क्यू ही ज्यादा है। फिर आप वेले थे, टाइम पास कर रहे थे, मतलब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ये कह रही है। आपने दोबारा उसको वेपराइज बॉयल करना शुरू कर दिया। फिर वेपर्स में क्यू ज्यादा गया क्योंकि क्यू ज्यादा वोलाटाइल है। अगर आप इसकी ऑप्शन ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। इन ईच कंडेंसेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ पी एंड क्यू इज सेम। ये तो हो ही नहीं सकता, हमें पहले ही पता है क्यू की फ्रैक्शन ज्यादा है। इन ईच कंडेंसेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ लेस वोलेटाइल लिक्विड पी इज डिक्रीजिंग। यस, ये करेक्ट है। That is, the vapors become more richer in more volatile component. This is what Kanovlov actually sees. In each condensate, the mole fraction of less volatile liquid Q is decreasing. Q तो less volatile है ही नहीं, तो मैंने आगे क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा कि ये wrong हो गया. That's why the fourth and none of these. तो clear cut answer is 2 only. आरपीएस 3 में बताइए जी अगर आपका कोई डाउट हो तो किसी को। क्वेश्चन 6 में हाँ वो मैं समझ गई। एक्चुअली क्वेश्चन 6 ना अभी अभी दूसरे बैच में डिस्कस हुआ था जस्ट, तो जो अच्छा बच्चा है वो बड़े ध्यान से कह रहे हैं। मैंने तो ऐसे बोला, मैंने कहा देख बेटा मोलैलिटी दी है, गिवन वेट निकाल लो, मोलर मास यूरिया का 60 पुट कर लो और वेट 2.5 है। वो कहता है 2.5 तो पूरे सोल्यूशन का वेट है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखा है, लेकिन ये एनसीईआरटी का एज इट इज क्वेश्चन है। तो अब आप वैसे इसका आंसर देखो तो आंसर ना एनसीईआरटी भी गलत नहीं है। अब आपको ये क्या बात हुई, ना हम गलत है ना एनसीईआरटी गलत है। इसका डब्ल्यूबी आया 37 ग्राम। अब 37 ग्राम तुमने 2.5 किलोग्राम सोल्यूशन में रखा है, तो 37 की वैल्यू बहुत कम है। तो इसीलिए कभी कभार जब बहुत डिल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं तो WA और W ऑलमोस्ट सेम ले लिया जाता है। तो इसलिए हमने WA को ही W मान लिया, मतलब जो W है यही यहाँ मैंने W ही रख दिया एज इट इज और WB सॉल्व कर दिया। वैसे यहाँ WA होता है। यस मैम, थैंक यू। आरपीएस 2 में कुछ और? मैम थर्ड क्वेश्चन 14th. थर्ड क्वेश्चन के बच्चे कौन से वाला वो नहीं हुआ, मतलब कौन सा पार्ट नहीं हुआ? फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट। हाँ, फर्स्ट और थर्ड दोनों एक जैसे है, सिर्फ सेकंड पार्ट ही हुआ होगा। चलो जी मैं आपको याद कराती हूँ +1 में हम कैसे काम करते थे। देखो आपको वेट ऑफ सोल्यूट पता है 4 ग्राम, इधर से वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया डेसीलीटर, 1 डेसीलीटर मतलब 0.1 लीटर, और डेंसिटी दी है 1.038 और ये ग्राम पर ml में, इस बात का भी ध्यान रखना। तो डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम है,
अच्छा एक काम और करना पड़ेगा, 0.1 लीटर मतलब इसको 100 ml कर लो, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर ml में है ना। तो मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनो वरना दोबारा बता दूंगी। तो डेंसिटी वेट बाय वॉल्यूम होती है, यहाँ से वेट ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। वेट ऑफ सोल्यूशन वॉल्यूम और डेंसिटी की हेल्प से निकाला। वेट ऑफ सोल्यूट पता था, वेट ऑफ सोल्यूशन में से जब वेट ऑफ सोल्यूट माइनस करोगे तो वो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा, वो वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। अब सोचो, चाहे तुम्हें फर्स्ट पार्ट करना है चाहे तुम्हें थर्ड पार्ट करना है, मुझे दोनों के वेट पता है, गिवन वेट सोल्यूट के भी सॉल्वेंट के भी, दोनों के मोलर मासेस वैसे ही पता है, तो मोल फ्रैक्शन भी सॉल्व हो जाएगा, मोलैलिटी भी सॉल्व हो जाएगी। एक मिनट बच्चे, पहले जिनके डाउट चल रहे पहले उनको निपटाते रहो। ये थर्ड क्वेश्चन था। आई होप अक्षिका ठीक हो गया, समझ आ गया है। अब 13 क्वेश्चन, 13 बोला एंजल आपने या 14? मैम 14 क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। कहता if on chemical analysis it is found that 200 ml of calcium chloride contains 0.05 mole chloride ion। अब CaCl2 में 2 क्लोराइड आयन होते हैं। अगर मेरे को क्लोराइड आयन के मोल्स पता है तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि CaCl2 से हाफ था। क्यों? क्योंकि एक CaCl2 का मॉलिक्यूल 2 मोल Cl दे रहा है, तो जितने ये हैं उससे हाफ ही है। फिर मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला देखा, मुझे वॉल्यूम ml में दिया था, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये मोल्स डाले ये वाले और ये सॉल्व कर दिया। हाँ जी एंजल, हो गया डन? मैम ये Yes, हाफ इसलिए करा, आप देखो अब मैं आपको कह रही हूँ कि कैल्शियम क्लोराइड से मुझे Cl आयन अगर 2 मोलर मिले हैं तो कैल्शियम क्लोराइड कितना है, तो वो 1 है ना, क्योंकि बैलेंसिंग देखो, एक कैल्शियम क्लोराइड का मोल 2 मोल क्लोराइड आयन दे रहा है, तो जब मुझे क्लोराइड आयन पता है तो उससे हाफ ही कैल्शियम क्लोराइड होगा। हाँ जी, अब बोलो जी ध्रुव जी। मैम मैं थर्ड क्वेश्चन में पूछा था कि हमें कोई इंटरकन्वर्जन का मोलैरिटी और मोलैलिटी का भी होता है। हाँ मैं वो भी कराऊंगी, और ना वैसे देखा जाए तो वो आज कोशिश करूंगी अगर लास्ट में मुझे याद भी करा देना, क्योंकि अब वो इंटर कन्वर्जन है, जैसे एक तो सिखा दी मोलैलिटी मोल फ्रैक्शन, और वो इंटर कन्वर्जन का फॉर्मूला भी है, और मैं फिर से उसको कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगी। कॉन्सेप्ट से हो गया तो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैम मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी का कर रखा है तो वो पूरे इंटर कन्वर्जन से हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। इनफैक्ट ना जैसे पिछले वाला बैच बहुत रो रहा था, कहता होमवर्क इतना ज्यादा दे दिया, हम इतने थक गए, ऊपर से हो नहीं रहा था, तो मैंने थोड़ा सा रियलाइज करा कि जो मैंने आप सुबह वाले बैचेस को जो होमवर्क दिया ना उसमें मैंने इंटर कन्वर्जन के भी क्वेश्चंस दे दिए, जबकि प्रैक्टिकली आई शुड नॉट गिव, क्योंकि सारे इंटर कन्वर्जन तो हुई नहीं थी, तो मैंने वो एक्चुअली सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस लिख दिए। तो फिर मुझे शाम को रियलाइज हुआ कि सारे कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही यूनिट ऑफ कन्वर्जन हुआ, तो मैंने शाम को फिर थोड़ा होमवर्क चेंज किया, तो एक दो क्वेश्चन असाइनमेंट में स्पेशली या जहां भी इंटर कन्वर्जन के मैंने गलती से आपको दे दिया, वैसे मैंने असाइनमेंट में दी है एक दो, यस वो एक्स्ट्रा दे दिए थे, ठीक है, वो एक्स्ट्रा दे दिए थे इंटेलिजेंट बच्चों के लिए, और अगर नहीं हुए तो मैम अभी इंटर कन्वर्जन कराएंगी। अभी 2 इंटर कन्वर्जन तो पक्का करानी है, मोलैलिटी मोलैरिटी की और मोलैलिटी पीपीएम की, ये 2 इंटर कन्वर्जन और करानी है। अभी क्या चाहिए, रुको, आरपीएस 3 में कोई और डाउट? 7th क्वेश्चन मैम। हाँ रुक जा मम्मा मर जाएंगी। 7th क्वेश्चन, हाँ जी 7th क्वेश्चन की ना मुझे वर्डिंग इतनी खराब लगती है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, क्या इन CCl4। खैर बड़ी उल्टी सीधी सी लैंग्वेज है, पर उसको समझना क्या है कि 30% मींस 30 ग्राम बेंजीन है, 30 ग्राम ऑफ बेंजीन इन 70 ग्राम ऑफ CCl4, ये समझना पड़ेगा। इतनी बात समझ गए तो बेंजीन के मोल्स हो गए 30/78 और CCl4 के 70 जो भी CCl4 का मास होगा 154 आ रही है, तो बहुत अच्छी बात तुमने बता दी मुझे। तो दोनों के मोल्स आ जाएंगे, फिर मोल फ्रैक्शंस आ जाएंगे। क्या हो गया भैया को चाहिए दे, ये कप भी ले लेना बेटा यहाँ से। अच्छा और बताओ आरपीएस 3 में कुछ? आरपीएस 4 क्वेश्चन 10 इफ यू आर सेइंग कि मैम आपने फर्स्ट फॉर्मूला नहीं बताया, हाँ मैंने नहीं बताया, नहीं फर्स्ट फॉर्मूला तो बताया, थर्ड नहीं बताया, तो थर्ड आपको याद करना है। यस एक्चुअली वो फॉर्मूला ऐसे कहते हैं कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट में जो सीपी आएगा, क्योंकि उसमें आई होगा ना, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का सीपी 1 होगा, ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला करेक्ट है। मैम एक मेरा जनरल क्वेश्चन है वैसे कि ना कई क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें उन्होंने सोल्यूट नॉन वोलेटाइल बताया हुआ है,
और कुछ नहीं बताया, तो उनकी आई की वैल्यू कैसे जज करूं? 1 एक्चुअली पता है ये सबका कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि मैम उन्होंने लिखा ही नहीं है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कराया, मैंने स्पेशली नॉन इलेक्ट्रोलाइट वर्ड खुद डाला है। एनसीईआरटी तो इसलिए पंगा नहीं ना ले रहा क्योंकि एनसीईआरटी तो पहले सारी सीपी सिखाता है, फिर वैंट ऑफ सिखाता है। तो जब तक बच्चा सीपी कर रहा है एज पर एनसीईआरटी, उसे तो पता ही नहीं है कि कोई इलेक्ट्रोलाइट होता है, कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट की ऐसा कुछ भी है। ठीक है, तो जब कुछ भी नहीं लिखा है तो इट मींस इट इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, आप उसको 1 ले लेंगे। एक मैम जैसे जो 10th क्वेश्चन में जो सेकंड फॉर्मूला इन्होंने दिया था, उसमें जो इनिशियल है वही कैलकुलेटेड है सेकेंड या फर्स्ट? मैम? मतलब इन्होंने ना एक, मुझे ऑप्शन नहीं पता, इन्होंने एक जगह इनिशियल और कैलकुलेटेड को एक ही माना हुआ है। वो मुझे दिखाना, क्योंकि यहाँ तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। वैसे इनिशियल तो वही जो थ्योरेटिकल है, इट शुड नॉट बी कैलकुलेटेड। बाकी कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं पड़ती है, वो खुद ही नहीं समझ पाते कि किसको कैलकुलेटेड लिखे। तो मुझे दिखाना कहाँ पे है, देन वी विल चेक इट। एनीथिंग एल्स इन? हाँ जी बोलो। आरपीएस 4 में मैम आरपीएस 4 में नहीं, वैसे ही कुछ पूछना था। अच्छा, बस फिर मुझे 1 मिनट का टाइम दे दे, बहुत सारा टाइम है हमारे पास बातें करने के लिए, मतलब डिस्कशन करने के लिए, डाउट्स पूछने के लिए। आरपीएस 4 तक हो चुका है, आरपीएस 5 और 6 के डाउट्स मैं कल लूंगी। ठीक है जी, कल प्लीज। अब ना जो नए बच्चे हैं, पुरानों को तो पता ही है, असाइनमेंट बेटा बहुत लेट डिस्कस होती है। अब अपना पूरा दिमाग लगाना आरपीएस और बुकलेट का काम करने में। ठीक है, अगर आज मुझे आपके क्लास में टाइम मिला तो मैं बुकलेट का होमवर्क दे दूंगी, या ऐसे वर्बली भी बता दूंगी। ठीक है, आरपीएस 5 का कल डाउट सेशन लूंगी, आरपीएस 6 का लूंगी। आरपीएस 6 में 5th क्वेश्चन अभी क्रॉस कर दो, थ्योरी पार्ट में पहले नहीं ले रही हूँ, बाद में सारा थ्योरी पार्ट कराऊंगी। आरपीएस 6 पूरी हो जाएगी आज के लेक्चर के बाद, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैम आरपीएस 4 का क्वेश्चन नंबर 2 में, आरपीएस 4 का क्वेश्चन नंबर 2 मैंने दिया ही नहीं अभी। ये वही है इंटर कन्वर्जन वाला, मैंने नहीं दिया। और अगर जब भी टाइम मिलेगा मैं यही कराऊंगी आपको क्वेश्चन क्लास में। आरपीएस में तो मैंने ध्यान दिया था, बुकलेट में भी, बुकलेट में कुछ ऐसा कन्वर्जन का पंगा ही नहीं था, बस असाइनमेंट में 2 क्वेश्चन गलती से दोगे मेरे से। अच्छा, अब मेरे को लगता है मैंने आपको ना एक होमवर्क दिया था। यस मैम। यस शायद ये an aqueous solution of 2% non-volatile solute exert VP of 1.004 bar at normal boiling point of solvent. What is MB? मैम आपने आंसर भी लिख ही दिया था साथ में। 40.97। हाँ, तो थोड़ी बहुत जो बच्चों को क्रॉस कंफ्यूजन थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि मैंने कहा एग्जैक्ट फॉर्मूला से करो, डोंट यूज दैट डाइल्यूट फॉर्मूला। तो एग्जैक्ट से जो मैंने आंसर दिया वही आएगा, अगर आप डाइल्यूट से करोगे तो थोड़ा सा अलग आएगा। जैसे कि इसमें क्या था, I1 है। अब देखो, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और ये एनसीईआरटी का एज इट इज, और बल्कि ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 25 है। बट पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए मैं पहले ये क्वेश्चन क्लास में करा देती हूँ। मुझे क्यों पसंद है? एक तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट नहीं लिखा है, जैसा कि आप कह रहे थे, तो नहीं लिखा, और कुछ भी और नहीं पता है, तो मतलब I1 है। फिर WB, अब ये 2%, जो बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं वो ज्यादा दुखी होते हैं, कहते हैं 2% क्या, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। जब कुछ नहीं लिखा और क्वेश्चन में मुझे मास परसेंटेज चाहिए, तो मैंने इसे अपने आप मास परसेंटेज मान लिया। अब सोचो, अगर ये मास परसेंटेज है तो बताओ WB कितना है और WA कितना है? 2% WB 2 है, WB 2 और WA 100 है। 98 WA 100 नहीं है, 98 है। वैसे तो 100 लेके भी कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, पर 98 है, क्योंकि 98 सॉल्वेंट और 2 ग्राम सल्यूट एक्सर्ट VP ऑफ 1.004 बार एट नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। वैसे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट पे कितना आना चाहिए था उसका वेपर प्रेशर? 1.013। बार बार एक डेफिनेशन बताती हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट पे VP AP के बराबर हो जाता है। अगर वो प्योर सॉल्वेंट होता, प्योर पानी होता, तो 1.013 बार होता, पर क्योंकि तुमने तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया जिससे वेपर प्रेशर कम हो गया, तो ये हमने सारी कैलकुलेशंस करी। आई गेस आंसर आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज डू आस्क। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो 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 हर्ष। मैम मेरा आंसर मैम 40.6 आ रहा था मैम, इतनी एरर ठीक है मैम? हाँ, इतनी तो ठीक है, बल्कि जो कुछ बच्चे 41.3 बना रहे थे वो भी ठीक है, बस वो डाइल्यूट फार्मूले से आए, कॉन्सेंट्रेटेड से आए। मैम बोलो जी। मैम आपने जब यूनिवर्सल फॉर्मूला दिया था उसमें आपने साथ में लिखाया था फॉर डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन,
हम अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया तो हम सीपी यूज ही नहीं कर सकते। नहीं, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड हो गया हम सीपी यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम ये आती है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं, कि एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस के आंसर तो डिल्यूट से ही आ जाते हैं। एनसीईआरटी तो ऐसा कोई पंगा नहीं लेती, लेकिन प्रदीप वगैरह की किताब मैंने स्पेशली देखी है, उनके आंसर आते नहीं। अब हर आंसर में एक दो, जैसे अभी हर्ष का 0.3 का चेंज है तो ही वाज आस्किंग कि मैम चल पड़ेगा। अब हर क्वेश्चन में 2-3 ग्राम का चेंज आएगा तो तुम परेशान तो होगे ना कि यार ये क्या, कि एक भी क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं आ रहा, और सबसे बड़ी बात कैलकुलेटर से भी ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने सिर्फ ये बताया कि बुक्स एक्चुअली एक एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करती हैं। एग्जैक्ट फॉर्मूला में हमने कोई, आप एग्जैक्ट फॉर्मूला में हमने डिनोमिनेटर से कुछ नेग्लेक्ट ही नहीं करा। अब चाहे वो डिल्यूट था या नहीं था, हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला दे दिया। बट ऑन द अदर हैंड यू आर राइट कि वो डिल्यूट सॉल्यूशंस के लिए है सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पर वो एग्जैक्ट फॉर्मूला सिर्फ इसलिए एग्जैक्ट है कि उसमें कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं किया गया। ओके मैम, थैंक यू। ओके जी, हैव वी स्टार्टेड विद दिस स्लाइड yesterday? यस मैम। Yes, हाँ, ma'am. मुझे याद आ रहा था एक बैच में तो शुरू हुई थी, तो मुझे लगा तुम लोग ही होंगे वो। मतलब डिस्कस भी की थी? No, ma'am. प्राइस करवानी है। डिस्कस नहीं करी तो थोड़ा सा बताया था मैम आपने बस पूछा था हमसे कि किसके लिए हीट ज्यादा होगी। बिल्कुल, ये 2 पॉइंट लिख लिए थे मतलब आपने? यस मैम। चलो जी, बिल्कुल नए सिरे से फिर से करते हैं इसको। हम एक नई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका सिंबल है डेल्टा टीबी। डेल्टा फॉर चेंज, और यहाँ चेंज है, एलिवेशन बढ़ रहा है। टीबी बॉइलिंग पॉइंट, एंड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद इट इज कॉल्ड इबिलियोस्कोपी। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। ये बात रोज रोज किसी ना किसी क्वेश्चन के थ्रू हम बात करें। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.013 बार है। जैसे अभी कुछ बच्चे बीच में नहीं बोलते, आपकी क्लास वैसे ही ज्यादा शांत रहती है, नहीं तो जब मैंने उधर 1.013 बार बोलता है तो बच्चे एकदम से टूकते हैं, मैम ये कहाँ से आया। मैंने कहा बेटा ये तुम्हें याद करना पड़ेगा कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो 180 एम है, बार में वही वैल्यू 0.13 बार है। अब दोबारा ध्यान से सोचो, वही वाला एग्जाम्पल वापस रिपीट करियो। एक वेसल में नॉर्मल पानी है, सिंपल पानी है, एक वेसल में ग्लूकोज वाला पानी है। किसका वेपर प्रेशर कम है, नॉर्मल पानी या ग्लूकोज वाला? ग्लूकोज वाले पानी का। व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इट्स वेपर प्रेशर गेट्स डिक्रीज्ड। अब मैंने क्या करना है, दोनों को बॉईल करना है, पानी को भी बॉईल करना है, ग्लूकोज वाले पानी को भी बॉईल करना है। बट ग्लूकोज वाले पानी का बॉइलिंग पॉइंट पहले ही नीचे बैठा है। अब बॉइलिंग पॉइंट पहले ही नीचे है तो डेफिनेटली मुझे ज्यादा हीट करना पड़ेगा ताकि उसका वीपी एपी के बराबर हो जाए। इट मींस when we add a non-volatile solute to a solvent, its VP gets decreased. So now more heat is required in order to make its VP equal to AP. That is, boiling point is raised. This is called elevation in boiling point. हमने नोट कर लिया था वैसे? यस मैम। Yes, ma'am. और ग्राफ नहीं बनाया होगा? हाँ जी। Yes, ma'am. चलो जी, इसी चीज को अब हम ग्राफिकली भी आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो जो हमने ग्राफ बनाना है, ग्राफ में हमने एक्सेस लिए हैं, इधर चल रहा है वेपर प्रेशर, इधर चल रहा है टेम्परेचर, और ये हमने अपने लिए मान लिया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा बताओ कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर में क्या रिलेशनशिप होता है? Directly proportional. ये हमने मान लिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अगर ये है, ये कब से मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। और जिस पॉइंट पे वीपी एपी के बराबर हो जाएगा उस टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे? व्हाट इज दिस? Boiling temperature. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। नॉट लगा देंगे, नॉट मतलब प्योर, जैसे PA नॉट, PB नॉट, ऐसे TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जो सोल्यूशन होता है उसका वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट से कम होता है। तो सोल्यूशन की कर्व ये नीचे चल रही है, दिस इज सोल्यूशन। जब सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चला जाएगा, उस स्टेज को क्या बोलेंगे, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे?
एलिवेटेड बॉइलिंग पॉइंट। उसे Elevated बोलेंगे boiling point. जी नहीं, उसे बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। हाँ, आप अच्छे बच्चे हो, आपको दिख रहा है, आपको ग्राफिकली दिख गया है कि टीबी की वैल्यू टीबी नॉट से ज्यादा है। तो ये ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है। व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट टू अ सॉल्वेंट, its boiling point is raised. You can use yourself see by the graph, TB is greater than TB naught, और जो इनका डिफरेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा? This difference between the two is called delta TB. Now what is delta TB? Elevation in boiling point. boiling point. और आपको यहाँ दिख रहा है ग्राफ से कि TB किसके बराबर है? TB minus TB naught. TB minus TB TB माइनस TB नॉट। ये बहुत ही खास फॉर्मूला है, अभी बताऊंगी मैंने क्यों ऐसा बोला कि बहुत ही खास है। कि TB माइनस TB नॉट है। पूरे चैप्टर में एक ही चीज के लिए हमेशा बोलती हूँ कि बेटा टर्म्स का ध्यान रखना। सो टेल मी व्हाट इज डेल्टा TB? एलिवेशन TB minus TB boiling naught. point. Elevation in boiling point. वो तो हमने संयम जी ऊपर लिख ही दिया है, तो वी हैव मैम टू वही मतलब elevation in boiling point. और व्हाट इज TB? boiling point of solution. Solution. और व्हाट इज TB नॉट? boiling point of Boiling pure point of solvent. pure solvent. वेरी गुड जी। ग्राफ नोट करो, टर्म्स की मीनिंग लिखो। अक्षिका, आपने कुछ कहा था ना बीच में, जब मैंने कहा था अब हम शुरू करेंगे फिर पूछना, क्या हो गई थी आपकी बात? मैम मैंने वही पूछना था कि कई क्वेश्चंस ना जो आपने एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं बताया था, नीचे पीए नॉट लिखा था, उससे सॉल्व होते हैं, मतलब मैंने वो एग्जैक्ट नहीं है, वो अप्रोक्सीमेट है। हाँ जी वही मैम अप्रोक्सीमेट वाला, उसे मैंने जो आपने बुकलेट की मैम आंसर की नहीं, उसमें भी मैंने वही फॉर्मूला करके आंसर्स निकाल रहे हैं, जो दूसरा एग्जैक्ट लगाते हैं उससे आंसर नहीं निकल रहा था। मेरे को तो बल्कि हमेशा उल्टा फील होता है कि डिवाइड बाय पीएस यानी एग्जैक्ट फॉर्मूला से, बाकी हार्डली मैटर्स। आप देखो, आपने एग्जैक्ट फॉर्मूला यूज करना है, एग्जैक्ट फॉर्मूला से एक आंसर आएगा तो जो भी उसकी क्लोजेस्ट ऑप्शन है या वही है वो टिक कर दो। हाँ, कहीं बहुत ज्यादा क्लोज ऑप्शन में फंस गए फिर आंसर तो एग्जैक्ट वाला ही चलेगा। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर वो क्वेश्चन पीए नॉट डिवाइड बाय पीए नॉट से हुआ है यानी अप्रोक्सीमेट से हुआ या एग्जैक्ट से हुआ है, ऑप्शन ज्यादा क्लोज नहीं होने चाहिए, तो फिर तो आपका नियर बाय आंसर ठीक चल ही पड़ेगा ना। एक्सक्यूज मी मैम। बोलो जी। मैम वो जो आपने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसको मैम इंटर कन्वर्जन से कर सकते थे मैम? मैंने कौन सा होमवर्क क्वेश्चन दिया था? मैम ये जो डिस्कस किया मैम आज 40.9। इंटर कन्वर्जन कौन सी चाहिए उसमें? मैम मोलैलिटी वाली। नहीं, उसमें तो कोई जरूरत नहीं थी, उसमें क्या करना है? मैम एक्चुअली मुझे लगा मैम आई की वैल्यू हमें पता नहीं थी ना, तो मैम फिर आई एक्स बी वाले कैसे पुट करते हैं? तो फिर कन्वर्जन से तुमने क्या किया? मैम जैसे उन्होंने 100 ग्राम में दिया था हमें, हाँ। तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने कि जैसे 1000 ग्राम, अगर 100 मतलब ग्राम तुम में उससे 2। मोलैलिटी निकाल रहे थे, फिर मोलैलिटी से तुम मोल फ्रैक्शन पे पहुंचे। यस मैम। कोई जरूरत नहीं थी उसको करने की, क्योंकि देखो ना मैम तुम्हें आई आई में कंफ्यूजन हो गई मैम। आई मैं हर्षदीप जी आपकी बात से बिल्कुल समझ गई। आज आप मेरी बात सुना, फिर आपको हंसी आएगी कि जो मैं कर रहा था वो क्यों कर रहा था। कल तो आपने बड़ा लॉजिक लगाया भी उस फॉर्मूले तो आई एक्स भी होता है, और आई एक्स भी मुझे पता नहीं, तो मैं मोलैलिटी निकाल लेता हूँ। मैं अभी आपको कुछ बताऊंगी, फिर आपको पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, पर उसकी बिल्कुल कोई भी जरूरत नहीं थी। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस मैम। अच्छा, अब ना मैथमेटिकली यहाँ आ जाओ हर्ष। मैथमेटिकली डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। आज एक नई तो नहीं कहनी चाहिए, मतलब इतने दिन से तुम मोल फ्रैक्शन कंसंट्रेशन टर्म यूज कर रहे थे, आज यूज होगी मोलैलिटी कंसंट्रेशन टर्म। तो मोलैलिटी के बेसिक फॉर्मूलाज, मोलैलिटी पे तुम्हारा हाथ स्ट्रांग होना चाहिए ताकि क्वेश्चंस कर पाओ। तो फिर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा रहे हैं तो वी पुट अ कांस्टेंट डेल्टा टीबी केबी है, और जो केबी है वो एक कांस्टेंट है, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है जी, सब बच्चे नोट करें। हर्ष मैं ये कह रही हूँ, जैसे थोड़ी देर बाद ना मैं इस फॉर्मूला को क्या दे दूंगी आपके लिए, डेल्टा टी बीज आई इंटू के बी इंटू एम। अब ऐसा नहीं है कि मोल फ्रैक्शन के लिए आई की जरूरत पड़ती है, आई की जरूरत तो मोलैलिटी के लिए भी पड़ेगी। तो जैसे कि पहले संयम ने पूछा कि जब कुछ नहीं लिखा है और आपको कोई डाटा भी नहीं मिल रहा आई का या अल्फा का, तो आप फिर मानोगे कि ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही है। ओके मैम।
अच्छा अब मेरी बात सुने बड़े ध्यान से, आज ना एक की बजाय दो दो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होनी है, तो बच्चों को लग रहा है ज्यादा सिलेबस नहीं होगा, नहीं। एक्चुअली जो आपकी आरपीएस है और हमारे पढ़ाने का जो स्टाइल है, हम दो प्रॉपर्टीज इकट्ठी पढ़ाते हैं, एक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्चुअली क्या दोनों बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आपको ही पढ़ने में अच्छा लगा कि हाँ एक जैसी दो प्रॉपर्टीज हमने इकट्ठी पढ़ ली, तो मैं बार बार रटना नहीं पड़ा। जितना काम अभी तक मैंने तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कराया, मतलब जनरल डिस्कशन कर लिया, ग्राफ कर लिया, मैथमेटिकली पहुंच गए, एग्जैक्टली इतना ही काम मैं तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे करा रही हूँ अभी, और फिर दोनों करके फिर उनको कलेक्टिवली आगे पढ़ेंगे। चलें जी आगे। यस So next property is, next colligative property is depression in freezing point, delta TF। ठीक है, डेल्टा मतलब चेंज और यहाँ चेंज है डिप्रेशन, जैसे पीछे था एलिवेशन। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज क्रायोस्कोपी, क्रायोजेनिक। आपको बॉटनी वाले मैम पढ़ा रहे थे कि वो पोलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन के साथ क्रायो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करी थी कि क्रायो वर्ड कहीं भी आए रोना नहीं है। क्रायो मतलब ठंडा, क्रायोजेनिक। आजकल तो क्रायो सर्जरी पॉपुलर हो रही है, बहुत ठंडे टेम्परेचर पे सर्जरी करना ताकि ब्लड लॉस कम हो। वाओ, क्रायोस्कोपी। ठीक है, अच्छा चलिए फिर से वही गेम खेलते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट की दो डेफिनेशन है, एक मैं दूंगी एक आप दोगे, पहली बारी मेरी है। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड फ्रीजेस। वेरी गुड पुरु जी, बिल्कुल ठीक। अब देखो जो दूसरी डेफिनेशन पुरु ने बोली ना, अक्सर बच्चों को याद नहीं होती, क्योंकि ना एक्चुअली क्या होता है, कोई चलते फिरते पूछे फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, हम भी उसे चलते फिरते आंसर दे देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, जिसमें वो फ्रीज कर गया। ठीक है, बट बिलीव मी, आप जो इसके डेफिनेशन है ना फ्रीजिंग पॉइंट की, इस पे आईआईटी में क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आपकी आरपीएस में हमने क्वेश्चन नंबर 9 डाला, अभी मैं आपके लिए रीड करूंगी। मतलब बच्चों को फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए थी, और +1 क्लास में पता करी है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, बट हु केयर्स। याद करो, जब हम सबसे पहला इक्विलिब्रियम ही ये कराते हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम में कहते हैं पानी और आइस 0 डिग्री पे इक्विलिब्रियम में होते हैं, एक मॉलिक्यूल आइस का पानी में चला जाता है, पानी का एक मॉलिक्यूल आइस में आता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब लिक्विड और सॉलिड फेज कोएग्जिस्ट करते हैं उसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। बट जो मैं कह रही हूँ आईआईटी का क्वेश्चन था, उसके लिए हम एक और ज्यादा मतलब इनसाइड जाके एक डेफिनेशन बनानी है, इनफैक्ट मैंने बनाई हुई है आपके सामने। फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच, ये विच होता है, सी के नीचे लाइन विच है, नए बच्चे अच्छे से देख ले, एट विच लिक्विड फेज ऑफ अ सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स सॉलिड फेज। जब एक सॉल्वेंट का लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में है, वेयर दे कोएग्जिस्ट, आइस और पानी 0 डिग्री पे ही कोएग्जिस्ट करते हैं। हम ये भी कह सकते हैं जहां पे उनका वेपर प्रेशर दोनों का सेम हो गया, तो जहां लिक्विड फेज और सॉलिड फेज इक्विलिब्रियम में आएंगे वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। मैं आपके लिए वो क्वेश्चन पढ़ूं ताकि आपको पता चले कि हाँ आईआईटी ने पूछा था, आरपीएस 6 जो मैं आज होमवर्क के लिए दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इन अ सॉल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट, नेक्स्ट ऑप्शन, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्यूट, नेक्स्ट ऑप्शन, लिक्विड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्यूट, फोर्थ लिक्विड सॉल्यूट सॉलिड सॉल्वेंट। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। सॉल्यूट से कुछ लेना देना नहीं है, सॉल्वेंट के ही दो फेज आपस में इक्विलिब्रियम में हो गए। हाँ जी बोलिए। पापा के साथ वो लेंटे जा सकते हैं, उसकी शक्ल है लेंटे जाने वाली, तो चुपचाप बैठ के पढ़ाई कर, अपनी अपनी क्लासेस लगा, इंटेलिजेंट बच्चा, कोई नहीं जा रहा, झूठ मार रहा है। अच्छा, और एलिवेशन और डिप्रेशन बिल्कुल एक जैसे चलते हैं। जब आप एक चीज बेसिक सी चीज दिमाग में फिट करें, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। दुनिया का जो सल्यूट बॉइलिंग पॉइंट को एलिवेट करता है वही सल्यूट फ्रीजिंग पॉइंट को डिप्रेस करता है। जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाएगा वो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस करेगा। वैसे लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, जब हम एक नॉन वोलेटाइल सल्यूट डालेंगे सॉल्वेंट में, उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ये तो पहले दिन से यही चल रहा है। अब क्योंकि उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया है, नाउ दिस सोल्यूशन विल फ्रीज एट ए टेम्परेचर लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट। जितना प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है उससे कम पे फ्रीज होगा, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स डिक्रीज्ड। यही प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे एक नमक वाला पानी है, एक नॉर्मल पानी है और एक नमक वाला पानी है, ठीक है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट कम है, नॉर्मल पानी का या नमक वाले पानी का?
नमक वाले पानी नमक वाले पानी का नॉर्मल पानी का तो 0 डिग्री है, नमक वाले पानी का -1 -2, और किताबें तो डाटा देती है अभी इतना नमक इतना पानी लिया तो -36 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वेपर प्रेशर को कम कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है, वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम करेगा। तो मैंने लिखा व्हेन वी ऐड अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट और सॉल्वेंट इट्स वेपर प्रेशर गेट्स डिक्रीज, सो दिस सॉल्यूशन विल फ्रीज एट अ टेंपरेचर लोअर देन द प्योर सॉल्वेंट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट गेट्स डिक्रीज। तो मैं इसको भी ग्राफिकली भी आपको समझाऊंगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और सीधी बात याद रखनी है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। जब ये स्लाइड हो जाए तो मुझे बता देना, फिर हम ग्राफ इसका बनाएंगे। वैसे जो इसका ग्राफ है ना, वो ना मैंने भी रात को बैठ के ग्राफ और क्वेश्चंस वगैरह लिख के रखे होते हैं, ताकि क्लास में हम बहुत ज्यादा हैसल फैसल में लिखते ही ना रह जाए और बच्चों से आराम से क्वेश्चन या टॉपिक डिस्कस कर पाए। तो अब वो ग्राफ ना मेरे से भी 3-4 बार में ही बनता है, क्योंकि वो मेरी ड्राइंग ही हुई माशाल्लाह। मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट करूँ, मैं आपको ग्राफ समझाऊंगी, अच्छे से देख लेना, आपसे बन जाए इट्स ओके, नहीं बने तो एनसीईआरटी में वो ग्राफ है, वहां से बल्कि सुंदर सुंदर बनाना। और स्क्रीनशॉट लेने की ऑप्शन तो हमेशा आपके पास होती है, बट कॉपी में बना जरूर लेना एक बार वो ग्राफ। कैन वी मूव? मैम बोलो बेटा जी। मैम जैसे पिछले ग्राफ में हमने कहा था कि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो मैम पिछले ग्राफ के रिलेट तो उसमें स्ट्रेट लाइन नहीं आना चाहिए थी कर्व की जगह पर? हाँ, सारे अच्छे बच्चे ना जो चीजों को एनालाइज करते हैं वो ये चीज पूछ रहे हैं। आप में से कोई जवाब दे सकता है? ही हैज अ पॉइंट कि आपने कहा वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, फिर तो स्ट्रेट लाइन आना चाहिए था। तो वो मैंने ऐसी कर्व्स क्यों बनाई, कर्व्ड वाली? मैम वो इक्वेशन में टेम्परेचर की आइडियल नहीं होता, आइडियल अच्छा, आइडियल नहीं होता। तो आपको एक बात बताओ, जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं ना, वो हम डिल्यूट सॉल्यूशंस के लिए पढ़ रहे हैं, और डिल्यूट सॉल्यूशन मींस आइडियल सॉल्यूशन। और मैम जो आपने के भी इंट्रोड्यूस किया अभी इक्वेशन में, शायद उसके कारण। अच्छा, जो चलो मैम मतलब लक्षिता ने फिर भी लॉजिकल आंसर बनाने की कोशिश करी थी। हाँ, और जो आपने क्लॉजेस क्लैपेरियन इक्वेशन दी थी, उसमें टेम्परेचर जैसे log P2 by P1 था, तो मतलब 1/T1 - 1/T2 था। एक्चुअली ना शायद ना मेडिकल वालों के पास इसका आंसर नहीं होगा, जो मुझे समझ आता है, बट मेरे पास इसका आंसर है, मैं वो बता देती हूँ। तुम्हें नहीं समझ आया, इट्स परफेक्टली ऑलराइट, मुझे भी कुछ खास समझ नहीं आता, पर एटलीस्ट एज अ टीचर मैं इस बच्चे को जवाब दे सकती हूँ। एक्चुअली वो जो आप क्लेशियस क्लैपेरियन इक्वेशन बनाई है ना, वो लॉगरिथमिक है, और वो तो 2 टेम्परेचर पे बनाई है। अगर मैं उसे सिंगल टेम्परेचर पे करूंगी वो एक्सपोनेंशियल होगी। जो एक्सपोनेंशियल कर्व्स के ग्राफ होते हैं वो ऐसे आते हैं, जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं वो सीधे आते हैं। तो एक्चुअली वो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप ही नहीं, वो एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप है। क्योंकि ना एक्चुअली मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ, पिछले बैच में भी एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या फिजिक्स में आप ऐसा डिस्कस करते हो कि ये लीनियर इक्वेशन तो डिस्कस करते हो, क्या आप एक्सपोनेंशियल कर्व्स डिस्कस करते हो? तो वो तो किसी का कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने खुद ही सोचा कि ये नहीं कराते होंगे कि एक्सपोनेंशियली ग्राफ कैसे जाते हैं, बट वो एक्सपोनेंशियल है इसलिए ग्राफ ऐसा जाता है। फिर मैम हमने डायरेक्टली क्यों कहा यदि एक्सपोनेंशियल? अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरिएशन लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है? तो लीनियर वेरिएशन नहीं है, एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है। ओके मैम, यस। हाँ, अब ये चीज आपको कहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मेरी तरह याद रख ले। नहीं, मुझे आम नहीं खाने, मैं आम पढ़ा लूं। ये लिक्विड सॉल्वेंट है और ये सॉलिड सॉल्वेंट है। तुमने जरा ग्राफ की शक्ल देखना, वेपर प्रेशर, अब हम उल्टा ग्राफ को पढ़ रहे हैं, ग्राफ तो जैसा था वैसे ही हम उसको उल्टा पढ़ रहे हैं। तो मैंने टेम्परेचर कम किया, वेपर प्रेशर कम होता गया, मैंने बहुत ही टेम्परेचर कम कर दिया, फ्रीज होना शुरू हो गया, और सॉलिड का वेपर प्रेशर एकदम से गिर गया। ये रेड लाइन को देखो, यहाँ और यहाँ। एज पर आवर डेफिनेशन, जहां लिक्विड और सॉलिड सॉल्वेंट इक्विलिब्रियम में है, उसको बोलना है मैंने फ्रीजिंग पॉइंट। और ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया? प्योर सॉल्वेंट। सोल्यूशन की कब उसके नीचे 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 जा रही है, तो इट विल मीट आवर सॉलिड सॉल्वेंट एट अ लोअर टेम्परेचर। यू सी, जहां पे ये कोएग्जिस्ट करेंगे ना, तो उसी को फ्रीजिंग पॉइंट बोलूंगे ना। ये कोएग्जिस्ट कर रहे थे, इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये सोल्यूशन और सॉलिड सॉल्वेंट यहाँ कोएग्जिस्ट करे, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो ये TF नॉट है, ये TF है, ठीक है, और इनके डिफरेंस को बोला है डेल्टा TF। दिस इज डेल्टा TF। इफ यू कैन ट्राई फॉर दिस ग्राफ, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, मेरी ड्राइंग ज्यादा खराब है तो आप एक बार बना लो। इफ यू कांट, इट्स ओके, you can take a screenshot. मैम वैसे एक क्वेश्चन आया था माइंड में कि जैसे वेपर प्रेशर कम हो गया, तो उसके लिए फ्रीज होना ज्यादा इजी नहीं हो जाएगा? It's other way out.
एनसीईआरटी तो छोड़ो, आपकी ना साइनॉप्सिस में हमने इसकी बड़ी खूबसूरत एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है। मैं शुरुआत में सोचती हूँ कि चीजें जितनी बच्चों को सिंपल लेवल में समझा दी जाए वो बड़ी है। मैं हमेशा एक लेके बैठती हूँ, मैंने बच्चे को सिर्फ नीट क्लियर कराना है, मैंने उसको पीएचडी नहीं करानी, समझो। मतलब मेरी फीलिंग ये होती है कि जो चीज इजीली समझ आती है और जिसका कोई ऑल इंडिया से मुश्किल लेना देना नहीं, मत करो। लेकिन आपकी बात राइट है कि हम इस बात को थ्योरेटिकली कैसे प्रूव कर रहे हैं। तो आप थ्योरेटिकली सुनो, वो वहां दिया हुआ है, लिखा हुआ है, बट मैं वर्बली समझाती हूँ। इफ समबडी आस्क्स, पानी और आइस इक्विलिब्रियम में थे, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। ये एक वेसल है, पानी आइस इक्विलिब्रियम 0 डिग्री सेल्सियस। आपने पानी की बजाय रख दिया वहां पे नमक वाला पानी, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि अब नमक वाले पानी का वेपर प्रेशर कम है, आइस का ज्यादा, क्योंकि पहले तो बराबर था। इधर से आपने नमक वाला पानी रखा, वेपर प्रेशर कम हुआ। अब वेपर प्रेशर कम हुआ तो आइस मेल्ट होना शुरू हुई, क्योंकि इक्विलिब्रियम खराब हो गया। अब आइस मेल्ट होना शुरू हो रही है, इसका मतलब पहले वो जो कोएग्जिस्ट कर रहे थे, अब इधर पानी ज्यादा चल रहा है और आइस कम होती जा रही है। अब अगर आपको इक्विलिब्रियम दोबारा मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ठंडा करना पड़ेगा, ताकि दोनों के वेपर प्रेशर, यू हैव टू मेक अ टेम्परेचर जहां दोनों के वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए, तो आपको वो कम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी से एट अ लोअर टेम्परेचर नाउ अगेन दैट इक्विलिब्रियम विल एग्जिस्ट, इट विल नॉट एग्जिस्ट एज द सेम टेम्परेचर। तो लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर पे वो हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो गया। थैंक यू मैम। अरे प्लीज चले आगे। 1 मिनट मैम। 1 मिनट, ओके। हो गया मैम। डेल्टा टीएफ इज टीएफ नॉट माइनस टीएफ। ध्यान से आंखें खोल के देखो, दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल एक जैसी है। आंख बंद करके क्वेश्चन कर लेना, बस 2 बार आंखें खोल लेना। एक ये टीएफ नॉट माइनस टीएफ है, और वो क्या था, ठीक है जी। और एक बच्चे कितनी अच्छी सी चीजें पकड़ते हैं ना, मुझे खुद ही खुशी होती है। अब तो मैं अगले बैच में उसी को यूज करती हूँ कि वाह यार, जैसे नहीं समझ आता वैसे समझो, अपनी पीएचडी क्यों झाड़ो। जैसे एक बच्चे ने मुझे कहा, मैम हम ये कह रहे कि जो बड़ी चीज है उसको पहले लिखना है। मैं क्या, वेरी गुड। देखो यही पलटा ना, वहां बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ज्यादा था तो टीबी माइनस टीबी नॉट, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा है तो टीएफ नॉट माइनस टीएफ। खैर मैं कैसे पढ़ा रही थी शुरू से कि भाई 2 ही चीजों का पलटा है, 2 चीजों का फर्क है, वो टीबी माइनस टीबी नॉट है, ये टीएफ नॉट माइनस टीएफ। और दूसरा फर्क बड़ा आसान है, वहां बी लगेगा या एफ लगेगा, वहां हर बार बी यूज होगा, वहां एफ, बाकी दोनों प्रॉपर्टीज में कोई फर्क ही नहीं है। दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग देम टुगेदर सो दैट इट्स इजी टू लर्न फॉर यू। सो delta TF is depression in freezing point, TF not freezing point of pure solvent, और TF है freezing point of solution। ठीक है, मैथमेटिकली वही कहानी, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी है। व्हेन वी विल रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन, वी विल इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट KF। KF हो गया मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। थोड़ा सा ऊपर कर दूं है ना, फिर ये स्लाइड कंप्लीट नजर आ रही है कि थोड़ा सा इसको भी इधर बिठाऊं, बैठो बेटा इधर। ठीक है, स्लाइड दिख रही है पूरी? यस मैम। यस मैम। तो डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट है और डेल्टा टीएफ टीएफ नॉट माइनस टीएफ है। बाकी तुम देख रहे हो सब कुछ सेम चल रहा है। एंड दिस इज अ हाई टाइम मोलैलिटी के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लो। कोई भी फॉर्मूला, मोलैलिटी का सबसे सिंपल फॉर्मूला, डेफिनेशन फॉर्मूला क्या है? number of moles in 1000 gram of solvent। तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला में ऐसे लिखेंगे ना लक्षिता, NB/WA। ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, अगर हम न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करना चाहते हैं तो एक और फॉर्मूला WB by MB WA, और अगर WA ग्राम्स में है तो ऊपर 1000। क्योंकि आज के लेक्चर में और जब भी आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे तो ऑफ कोर्स आपको मोलैलिटी की बार बार जरूरत पड़ेगी। वैसे कैसी लगी बुकलेट? बुकलेट इस बार ठीक थी। यस। पिछली बार तो असाइनमेंट ने मैम परेशान किया। असाइनमेंट ने किया मैम परेशान। असाइनमेंट ने इसलिए परेशान किया ना कि जो मैंने आपको क्वेश्चन एक्स्ट्रा मार्क करा दिया वो असाइनमेंट के हुए। एक तो ये बुकलेट वैसे आसान नहीं है पर ना क्योंकि तुम लोग की लेवल बढ़ गई है इसलिए, अदरवाइज सोल्यूशन चैप्टर की बड़ी मुश्किल बुकलेट बनी हुई है। मतलब
आसान बनाई जा सकती थी, बट हम हेलिक्स वाले हैं और तुम +2 वाले हो, तो बुकलेट की लेवल थोड़ी अप है। मैं उनको कह रही हूँ जो डरे हुए, इट्स ओके, वो अप है। हाँ, सबके हिंट सॉल्यूशंस मिले होंगे, उनको देखो, हेल्प लो। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तो बहुत बढ़िया लगी होगी क्या? नहीं, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। उससे तो 100 गुना अच्छी है यार बात ही वही है ना, एक्चुअली लेवल का फर्क पड़ जाता है। और मैं तो खुद कहती हूँ कि +2 का सिलेबस बहुत सिस्टमेटिक है। सबसे मुश्किल पढ़ाना +1 वालों को होता है। मैं हमेशा चाहे तुम +2 में होगे, मैं नहीं कहूंगी, +2 में प्रेशर ऑफ सिलेबस आता है, वो भी अभी नहीं आता, आगे आता है। जब ऑर्गेनिक होता है तो सिलेबस का बहुत प्रेशर होता है। पिछले साल मैंने झेला ना 6+1 1+2, 6+1 पे मेरे को 1+2 भारी पड़ती थी। मुझे याद है उनकी फर्स्ट क्लास होती थी शाम को, दोपहर को। मैंने उन्हें सख्त इंस्ट्रक्शन दी थी 2:45 पे तुम सारे एंटर कर जाओगे, जो तुमने डिस्कशन करना है आरपी असाइनमेंट वो 2:45 होगा। 3 से 4-5 तक मैं नॉन स्टॉप तुम्हें पढ़ा रही हूँ। और फिर भी कितनी बार मैंने उनके साथ लास्ट क्लास रखवाई है। और लास्ट क्लास शुरू होती है अपनी जैसे ये 6:45 से 9 बजे तक बैठकर डिस्कशन कर रही हूँ। सो +2 में सिलेबस प्रेशर होता है, बट +2 का सिलेबस सिस्टमैटिक होता है। +1 का सिलेबस ही इतना गंदा होता है, ऊपर से बच्चे बेचारे छोटे छोटे रो रो के मर जाते हैं, और जो नहीं मरता वो +2 में आ जाता है। चलो खैर, ये डन हो गया। यस मैम। अब मैं क्या कह रही थी, अब ना दोनों को इकट्ठे चलाएंगे। चलो, हमने सिर्फ 2 चीजें सीखी है, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी TB minus TB naught. TB माइनस बड़े हो जाओ, डेल्टा टीबी इज केबीएम और डेल्टा टीएफ इज KFM। KFM। आता है। बच्चे ने आई भी बीच में लगा दिया, वेरी गुड बेटा, लव यू, क्योंकि आई लगाना है, हालांकि मैंने अभी नहीं लगाया था। अब जो केबी केएफ है, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम याद रखना, केबी केएफ ऐसे कांस्टेंट है जो सॉल्वेंट की नेचर पे डिपेंड करते हैं। इनका सल्यूट से कुछ लेना देना नहीं है। तो सल्यूट की नेचर, सल्यूट का आई फैक्टर, सल्यूट के किसी से भी कुछ लेना देना नहीं है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कुछ नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। KB and KF are constants which depend upon nature of solvent and not on nature or I factor of solute. मैं आपको सीधा एक्सप्लेन मतलब वो दे रही हूँ प्रूफ। KB पानी का 0.52 है, पानी का KB 0.52 है। एक बार यूनिट्स विचार कर ले कि क्या होने चाहिए। डेल्टा TB इज KB इंटू मोलैलिटी, तो KB आया डेल्टा TB बाय मोलैलिटी। तो डेल्टा TB के यूनिट केल्विन, मोलैलिटी के यूनिट मोल किलो पर मोल kg। पर पर किलोग्राम। किलोग्राम, मोलैलिटी इज मोल पर किलोग्राम। तो देखो यूनिट कैसे बनाया हमने, केबी ऑफ वाटर इज 0.52 केल्विन पर मोलर और केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल। वाटर का केएफ होता है 1.86 केल्विन पर मोलर और किलोग्राम केल्विन किलोग्राम पर मोल। पानी का केबी और केएफ याद रखना है, हेलिक्स का रवाज है, हम कभी भी क्वेश्चन में केबी केएफ वाटर का नहीं देंगे। मतलब आपका जो पेपर होएगा अभी 28 को, केबी केएफ पानी के नहीं देंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चंस में यूज होता है, 70 क्वेश्चन बच्चा कर चुका होता है, तो उसे याद ही हो जाना चाहिए कि केबी 0.52 और केएफ 1.86 है। हाँ, हर सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, अगर कोई और सॉल्वेंट आएगा तो हम जरूर देंगे। तो केबी केएफ सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। 4 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में पता क्या है, KB for water is 0.52. What is KB of 1 molar aqueous NaCl solution? 0.52 0.52। उससे क्या फर्क पड़ता है कि नमक का आई फैक्टर 2 है या ग्लूकोज का आई फैक्टर 1 है, ऐसे ही तुम्हें पागल बनाए जा रहे हैं। ठीक है, KB KF हमेशा कांस्टेंट है। आप सल्यूट चेंज कर रहे हो, आप सल्यूट का आई फैक्टर अलग अलग हो रहा है, अगर उससे KB KF को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो सॉल्वेंट की खासियत है, सॉल्वेंट पे डिपेंड करे, सॉल्वेंट चेंज करोगे ये चेंज हो जाएंगे। मैम बोलो। मैम हमने कहा है कि ये दोनों जो प्रॉपर्टीज है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, बिल्कुल। और आपने कॉलिगेटिव बताया वो पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, नेचर पे डिपेंड ही नहीं करते। हाँ, एक चीज तूने खाली, दे डिपेंड्स Solute ऑन particle. नंबर ऑफ Number of पार्टिकल्स particles. एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ सल्यूट पार्टिकल। सल्यूट पार्टिकल। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मुझे पता है मैंने पढ़ाना, इसलिए मैंने वहां सल्यूट पहले लिखा है। सल्यूट की नेचर पे अभी भी डिपेंडेंस नहीं है, सॉल्वेंट की नेचर पे है। बल्कि ना मैं अभी लेना नहीं चाहती थी, बट अक्षिका तुमने ले लिया, तो जैसे मैंने अगला पॉइंट न्यूमेरिकल्स वगैरह कराऊंगी, उसके बाद एक पॉइंट पता क्या बनाया कि क्योंकि केबी केएफ हर सॉल्वेंट के अलग है, इसलिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करे, पर सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक ही क्राइटेरिया है, सल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करे। ठीक है। चलें आगे।
लो जी, अब क्योंकि मैं दोनों प्रॉपर्टीज इकट्ठे करा रही हूँ तो दोनों का न्यूमेरिकल भी इकट्ठे करा रही हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन एक है और इसके 6 आंसर है। मुझे कहता 6 कैसे पूछ रहे हो आप? 6 ऐसे पूछ रही हो बेटा जी। एक तो क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, टीबी, टीएफ। अब आपको ये तो 4 ही हैं, तो आपने मुझे जो टीबी और टीएफ बताना है वो सेल्सियस में भी बताना है और केल्विन में भी बताना है। टेक योर ऑन टाइम, आराम से काम करो। केबी केएफ की वैल्यू अभी अभी दी है, नहीं याद है वहां से चिटिंग कर लो, याद हो जाएंगी। ठीक है, मोलालिटी कैसे निकालते हैं उसके फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए। फाइन, और सब कुछ निकालो। मुझे 6 आंसर चाहिए, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ, टीबी, टीएफ, और टीबी टीएफ मुझे सेल्सियस में भी चाहिए और केल्विन में भी चाहिए। और एक टिप दूं, आप पहले मोलालिटी निकाल के रख लो तो आपके लिए काम करना बड़ा इजी हो जाएगा। पहले मोलालिटी निकाल लो। इसकी मोलालिटी कितनी आई? 0.1। बिल्कुल ठीक। देखो बेटा जी, मोलालिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स। नए पुराने जो बच्चे बैठे हैं उनको मैं एक क्वेश्चन जरूर करा देता हूँ कि थोड़ी रिवीजन हो जाए। और एनबी है डब्ल्यूबी बाय एमबी, और अगर डब्ल्यूए किलोग्राम्स में चल रहा है तो इट इज ओके। अब आप सोचो, हमें गिवन वेट दिया हुआ है 18, ग्लूकोज का मोलर मास 180, ये 1, तो मोलालिटी आ गई 0.1 मोलर। सेल्सियस में कौन से करने बच्चे? टीबी और टीएफ वैसे भी बेटा चेंज सेल्सियस या डिग्री में सेम ही होता है, चेंज तो चेंज ही होता है। ठीक है, अब जैसे डेल्टा टीबी इज केबी इनटू मोलालिटी, केबी की वैल्यू 0.52, मोलालिटी मैम आंसर एक बार बोलूं मैं? हाँ जी बिल्कुल बोलो। मैम डेल्टा ये तो डेल्टा टीएफ तो आ गया 0.186 केल्विन, डेल्टा टीबी 0.052 केल्विन, टीबी आ गया 373.052 केल्विन, दैट इज 100.052 डिग्री सेल्सियस। क्या बात है जी। मैम टीएफ आ गया 271.14 केल्विन, दैट इज -1.86 डिग्री सेल्सियस। वेरी 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 गुड जी। -0.186 ना लास्ट में? हाँ 0.186 या -1.86 है या -0.186? एक मिनट ये चेक करते हैं लास्ट वाला आपका। 0.186। ये 0.052 आ गया। ठीक है जी, ये तो चेंज है, चाहे सेल्सियस बोलो चाहे केल्विन बोलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगर आपको टीबी पूछा है तो देखो डेल्टा टीबी इज टीबी माइनस टीबी नॉट। बातें बहुत छोटी हैं, ठीक है, लेकिन यही छोटी बातें आप गलत करते हो तो इट्स माय ड्यूटी टू टेल यू कि इनको गलत नहीं करना है। ये 0.052 हो गया। टीबी आपको निकालना है और टीबी नॉट पानी का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेल्सियस में ले रहे हैं तो इससे हमारा टीबी का आंसर बन गया 100.052 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में लेना है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट पुत्र जी होता है 373.15। मैंने ये ऐड करा तो ये आंसर आ गया। डेल्टा टीएफ, अच्छा मैंने आई लगा दी है, अभी मैं आई के बारे में भी बता दूंगी। वैसे आपको पता ही है कि सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में राइट साइड में आई लगाना है, पर ग्लूकोज का आई 1 होता है। ठीक है, तो ये 0.186। फिर डेल्टा टीएफ, ध्यान देना टीएफ नॉट माइनस टीएफ है, तो 0.186 0 डिग्री अगर मैं सेल्सियस में कर रही हूँ, और टीएफ निकालना है तो टीएफ आया सेम, देखना -0.186 डिग्री। लेकिन अगर मैंने केल्विन में निकालना था तो 273 मैंने पानी का डाला, टीएफ अभी जो भी यहां से सॉल्व करके आएगा।
ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको और मिनिमाइज करूं कि ये दिख जाए, या फिर 2 में देख लेना। यस मैम, -0.186। हाँ बस, मतलब तुम्हें एक आंसर गलत बोला, वैसे तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट था सब कुछ। तो बातें छोटी छोटी हैं, पर मैंने अक्सर देखा है टीबी में तो फिर बच्चा गलती नहीं करता कि डेल्टा टीबी का आंसर लिखा है, क्योंकि उसको पता है कि टीबी तो 100 डिग्री या उससे ऊपर ही होएगा, है ना। लेकिन टीएफ में तो करता ही करता है। उन्होंने पूछा टीएफ, वो लिख के आता है 0.186, ये तो उसका डेल्टा टीएफ है, आपको टीएफ निकालना है। इसी तरह से क्वेश्चन में कई बार टीएफ पुट करना होता है, वो डेल्टा टीएफ ही पुट करी जा रहा है। तो आरपीएस जरूर करना। आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट कि कल मैं आरपीएस 5 और 6 के पहले आके आपके डाउट्स लूं, पर आपने करी होगी तभी। आरपीएस से ना आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्वेश्चन भी कम होते हैं कि हाँ हमसे हो रहे हैं। फिर बुकलेट, और बुकलेट में भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद बचेगी ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर आपको अलग ही दिख जाएगा, ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, वो तो होने नहीं। पर ये जो प्रॉपर्टीज होंगी, एलिवेशन किसमें ज्यादा है, डिप्रेशन किसमें ज्यादा है, कर लेंगे। इसका किसी का भी कोई थ्योरी क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चंस अभी मैंने नहीं कराए हैं, पर न्यूमेरिकल हो जाएंगे एटलीस्ट डेल्टा टीबी डेल्टा टीएफ। ज्यादा दिक्कत आएगी तो बता देना, मैं कल होमवर्क मार्क करा दूंगी बुकलेट का। वैसे छुट्टी अभी आपकी 23 को है, बट मोस्ट लाइकली 23 को आपका बुकलेट डाउट सेशन होगा। तो मैं बच्चों को बता दूं बेटा, बुकलेट एक दिन, जैसे 23 की वैसे आपकी छुट्टी है, पर फिजिक्स केमिस्ट्री की डाउट क्लास लगती है जिसमें बुकलेट डिस्कस होती है। मोस्ट लाइकली कि होएगा इस बार भी। तो 23 तक जितनी मैंने बुकलेट दी होगी वो जरूर करके बैठना, ताकि 23 को आप अपने डाउट्स पूछ सको। वैसे उनके हिंट्स एंड सोल्यूशन है, पर उसके अलावा फिर भी बच्चे को कुछ डाउट रह जाते हैं, तो उसके लिए वो डाउट सेशन होता है। अब तुम बड़े हो गए, तुमने हिंट्स वगैरह देखने शुरू करे हैं सही? हाँ जी, डन हो गया, आगे चले। यस मैम। अच्छा, एक नोट ना, मैं थोड़ा जल्दी आपको न्यूमेरिकल्स पे ले आई। हालांकि नोट में सिर्फ इतना सा ही था, किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में राइट हैंड साइड में आई जरूर लगा लेना है। तो अगर आपको डेल्टा टीबी का पूरा फॉर्मूला याद करना है, तो आप क्या याद करोगे? डेल्टा टीबी इज आई केबीएम, और डेल्टा टीएफ इज ठीक है। वो मैंने अभी नोट्स में बनाया है, वो मैंने नोट एक्चुअली दिखाया नहीं, मैं न्यूमेरिकल पे आ गई, तो थोड़ी देर में अभी दिखा दूंगी। जैसे आपके लिए एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन है, पर इसकी कैलकुलेशन ना बड़ी मतलब एग्जैक्ट करनी पड़ती है, वरना आंसर थोड़ा गड़बड़ होता है। कोई नहीं, वो मैं हेल्प कर दूंगी, उसकी तुम टेंशन मत लो। पहले क्वेश्चन को पढ़ो आराम से, मैं आपके लिए रीड भी कर देती हूँ। 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, डेल्टा टीएफ 1.62 है, KF 4.9 है। अब देखो KF नया दिया गया क्योंकि बेंजीन है, आपको पानी के KF याद हुआ, बेंजीन का थोड़ी ना याद हो गया, और बेंजीन का तो अलग, अगर आपको सिर्फ पानी का याद करना है। व्हाट इज अल्फा ए, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इफ इट डाइमराइजेस इन सॉल्यूशन। तो पहले मुझे प्लान बताओ कि इस क्वेश्चन में कैसे चलेंगे। एसोसिएशन के आई निकालेंगे, अल्फा आई क्या? फेविकोल? हाँ थी तो, पर मैंने लिख रखी थी, फिर कोई उठा के ले गया था। फेविस्टिक ले लो, उससे क्या हो गया। हाँ अब बताओ दोबारा से। आई निकल जाएगा पहले तो। यस, डेल्टा टीएफ इज आई इंटू केएफ इंटू एम। अब कई महान हस्तियां होती हैं, वो कहते हैं हमें तो पता ही है बेंजीन में बेंजोइक एसिड डाइमराइज कर रहा है, डाइमराइज कर रहा है तो आई हाफ हो जाएगा। अरे भाई और बहनों, अगर आई हाफ हो जाएगा वो तो फिर अल्फा का तो कोई मतलब ही नहीं है। आई हाफ तब होता अगर वो कंप्लीट एसोसिएशन होती, मतलब अल्फा 100%। पर अल्फा पूछा है, इसका मतलब आई आप अपने आप से नहीं निकालोगे, आई अपने आप से नहीं डालोगे, आई आप फॉर्मूला से निकालोगे। तो डेल्टा टीएफ इज आई इंटू के एफ इंटू एम से आप आई निकालोगे, और फिर आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। उसके लिए छोटी छोटी चीजें देखो, छोटी से छोटी चीज भी अगर आपको नहीं आती तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस 2 में जाके ये बात रियलाइज होती है। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला नहीं आता, मान लो, क्या कर लोगे क्वेश्चन का तुम? बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5COOH। C6H5 बेटा बेंजीन समझ लिया, आगे COH, C6H5COH, और इसका मोलर मास 122 ग्राम। 122। You have to deal with all the small things ना, तभी आप बड़े क्वेश्चन पे पहुंचोगे। Anyways, डेल्टा TF I into KF into मोलैलिटी है, डेल्टा TF I KF मोलैलिटी इज WB by MB। मैं आपको रिवाइज करा रही थी वर्बली तो सब कुछ, अभी मैं रिटर्न में भी उधर ये फॉर्मूलाज भी दे दूंगी, इन 2000।
और डेल्टा TF इज 1.62, आई हमें निकालना है, KF 4.9 है बेंजीन का, WB 2, मोलर मास 122 है, WA 25 है इन 2000। एज आई एम टेलिंग यू कि कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है और एनसीईआरटी मानती है कि पूरी पूरी कैलकुलेशन करे तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई की वैल्यू जो एग्जैक्ट है वो 0.504 है। देखो आई लेस देन 1 आ रहा है बिकॉज इट इज एसोसिएशन। फिर आई से अल्फा निकालना है। आई गेस मुझे फॉर्मूला याद है अल्फा का। यस मैम। क्या? I minus 1 अल्फा over A equals I minus 1 upon 1 by NA minus 1. minus 1 n minus 1. Na की वैल्यू क्या है? 2. क्योंकि डाइमराइज, अगर ये कंप्लीट डाइमराइज करता तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करे और ये हमने पूरा सॉल्व कर दिया। ये सोल्यूशन है। अगर आपको क्वेश्चन साथ में चाहिए तो मुझे थोड़ा और जूम आउट करना पड़ेगा, बता दो। डन विद दिस? Yes ma'am. क्वेश्चन देखना है किसी को? तो 2 और नोट मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, बट ऑब्वियसली बात पहले ही हो चुकी है। अच्छा, अगर आपको ये प्रूव करना हो कि y डेल्टा TB इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, it depends upon molality. Yes. Depends upon the number of particles Number of and not particles, on the not on nature of the nature. solute particles. देखो ये तो रटा रटा आंसर बहुत बढ़िया आपने तैयार करा हुआ है। डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स नॉट अपॉन नेचर। अदरवाइज ही वाज राइट कि हम खुद को कैसे अपने आप, पहले लोगों को तो चलो हम कुछ भी चेप देंगे पर पहले अपने आप को सेटिस्फाई करें। तो यस, इट डिपेंड्स ऑन मोलालिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड नॉट अपॉन नेचर, हेंस इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये जो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स चल रहे थे ना, मतलब बीच में 2 क्वेश्चन कर लिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स कंटिन्यूड। डेल्टा TB I इंटू KB इंटू M, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू M, और फिर मैंने आगे इनके कंप्लीट फॉर्मूलाज लिख दिए। मुझे 1 मिनट के लिए जाना पड़ेगा, मेरे घर में गैस लीक कर रही है और किसी को पता नहीं लग रहा है। एक और डेल्टा TB एंड डेल्टा TF, ये भी अभी बात हो चुकी थी आपसे। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, as each solvent has characteristic value of KB and KF। हर सॉल्वेंट का अलग है, तो सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करे, पर सोल्यूट के नेचर बार बार हम बात करें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इनको आई से रिलेट करना। आई टोल्ड यू अगेन एंड अगेन, इस साल पता नहीं नीट वाले क्या करने वाले, क्योंकि उन्होंने वेंटो फैक्टर उड़ा दिया, सोल्यूशन चैप्टर में से डिलीटेड कर दिया। अदरवाइज जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे आई को लिंक करके आते हैं, आई विद कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ठंडे दिमाग से सोचो, जब जिस
सोल्यूशन में अगर मोलैलिटी सेम है, आई हाईएस्ट होगा। अगर आई हाईएस्ट है तो डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। उस सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा हो जाएगा। सबसे ज्यादा होगा। उस सोल्यूशन का डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा। टी होगा। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टीएफ। उस सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। लोएस्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो ध्यान देना, आई ज्यादा है, डेल्टा टीबी ज्यादा है, टीबी ज्यादा है, डेल्टा टीएफ ज्यादा है, पर टीएफ कम है। आपको प्रॉपर्टी को, भावना को समझना ना, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है मतलब डिप्रेशन कम हो गया, सॉरी डिप्रेशन ज्यादा हो गया मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। जितना आई ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। मैंने पहले ही यही बात रटवाई है भाई, दुनिया की जो सल्यूट बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहा है वो फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर रहा है। फॉर सेम सॉल्वेंट हैविंग सेम मोलैलिटी, हाईएस्ट इज डेल्टा टीएफ, लोएस्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने कुछ नीचे ना ऐसे वही पुरानी ऑप्शंस दोबारा यहाँ लिख दिए ताकि हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ पाए और मुझे जो क्वेश्चन मैं पूछूंगी उसका आंसर देना। पहले आराम से थर्ड फोर्थ पॉइंट नोट करके तसल्ली से बैठो। और ना अभी मैं पता सिर्फ कौन से लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ जिसमें सिर्फ आई अलग कर रही हूँ। आज कल ही आप आरपीएस करोगे तो आपको पता चलेगा ये तभी फॉर्मूला एप्लीकेबल है अगर मोलैलिटी सेम है। अगर बाई चांस मोलैलिटी अलग है तो फिर आपको आई इंटू एम देखना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे असाइनमेंट में और भी मजेदार क्वेश्चन आएंगे और मैं कोशिश करूंगी लिंक करने की। मतलब सिर्फ आई तब देखा जाएगा जब मोलैलिटी सेम है, केबी केएफ सेम है। मैंने ना नीचे कुछ ऑप्शंस लिख दिए वही पुरानी, पर थोड़ा चेंज कर दी। 1 मोलल ग्लूकोज एक्वा सोल्यूशन, 1 मोलल NaCl एक्वा सोल्यूशन, 1 मोलल CaCl2 एक्वा सोल्यूशन एंड 1 मोलल एल्युमिनियम सल्फेट एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं आप सबसे अभी पूछूंगी कि एक एक क्वेश्चन का आंसर कुछ भी और आपको आंसर देना है। शुरू करें क्वेश्चन आंसर्स? यस मैम। एक मिनट ना। रिया आप बताओ इन चारों ऑप्शन में से किसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? मैम Al2SO4 होल थ्राइस। बिल्कुल ठीक, सही है। आप बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है? डी ऑप्शन। मनन आप बताओ किसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है? मनन घूमने चले गए हो? Alkesh Soni, if I am pronouncing your name right. Alkesh, are you in the class? Yes ma'am. हाँ जी Alkesh, किसका एलिवेशन इन किसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा है? Which has the highest delta TF out of these 4 options? No idea. हर्षदीप आप बताओ किसमें डेल्टा TF ज्यादा है? मैम डी। अलकेश, क्या आपने बीच में कोई क्लास मिस करी थी जब हम आई फैक्टर डिस्कस कर रहे थे? यस मैम, मैंने पहली 2 क्लासेस मिस की थी और थर्ड क्लास में मैं आधी क्लास अटेंड कर पाया था। नेटवर्क प्रॉब्लम थी क्योंकि ना जितने भी ये नए बच्चे हैं ना इनको काफी आ रही है, बिकॉज पुराने बच्चों को तो पता चल गया कैसे नेटवर्क को हैंडल करना है। सो अलकेश, आई सजेस्ट यू वन थिंग, आपके पास कोई भी रिसेप्शन का नंबर होगा ना, प्लीज उनको बोलो कि मेरी एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दो, क्योंकि मेरी कुछ क्लासेस मिस हो गई हैं। क्योंकि जो चैप्टर का शुरू का पार्ट था ना वो मिस हो गया, और अभी अभी लगा लो। जैसे अभी 23 की छुट्टी आ रही है, या आप लोग के मॉर्निंग में क्लास होती है, आप आफ्टरनून में फ्री होते हो, तो एक अलग से टीचर, आई विल नॉट बी देयर बिकॉज आई एम बिजी इन टेकिंग योर क्लासेस, बट वी हैव सम डाउट टीचर्स टू हेल्प यू। वो पूरा आपको टॉपिक कराएंगे, ठीक है, और आपकी सारी बातें क्लियर करेंगे। अदरवाइज ना ये चैप्टर आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है अलकेश? और कोई भी ऐसा जो नया बच्चा है, वी हैव दिस ऑप्शन बेटा, कि अगर किसी का कोई लेक्चर मिस हो जाता है, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाए, उससे समझ आ जाए, बहुत बढ़िया। अदरवाइज आप उनको रिसेप्शन पे कॉल करके अपनी क्लास मैनेज कर लो। वो 1-to-1 क्लास होती है, मतलब 1-2 बच्चे जिनका मिस हुआ होगा सबकी हो जाएगी। हाँ जी वसुधा आप बताओ कि विच हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? वसुधा कहाँ गई? लक्षिता आप बताओ विच हैज द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। अरे वसुधा तुम गए हुए थे कहीं। चलो कमल आप बताओ किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है? किसका हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है? कमल फर्स्ट। अब ध्यान से देखो, वेरी गुड क्लास। अब मैं बोलती हूँ जिसका, सबसे पहले इनके आई को दोबारा डिस्कस करते हैं। ग्लूकोज का आई कितना है?
1 1 NaCl का आई है 2 कैल्शियम क्लोराइड का आई है 3 एल्युमिनियम सल्फेट का आई है 5 जिसका आई सबसे ज्यादा उसका डेल्टा टीबी ज्यादा है, तो डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा है डी का, उसी का बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है, उसी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी सबसे ज्यादा है। पर क्योंकि उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा आ गया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है। ठीक है, ऑल इंडिया में क्वेश्चन आया था अरेंज द ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है जी, तो बच्चे डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखा है, डिप्रेशन का नहीं लिखा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर फ्रीजिंग पॉइंट आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मेरी बातें समझ आ रही हैं तुम्हें? यस मैम। यस मैम। चलो ये अच्छी बात है अगर आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं, क्योंकि बस ऑल इंडिया और कहीं नहीं गिरती है, बड़े बड़े न्यूमेरिकल तो यहीं रह जाने अपनी आपकी बुकलेट में रुलते हुए, ऑल इंडिया तो बस ये माड़ी सी बात पूछती है। एनीवेज आई थिंक लास्ट, और टाइम भी 1 ही मिनट बचा है। मैम बोलो जी कृतिका। मैम अभी आपने जो लास्ट पॉइंट बोला था ना वो एक बार दोबारा रिपीट कर दूं। मैंने बोला कि जिसका आई सबसे ज्यादा है उसमें फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा है, दैट इज डेल्टा टीएफ। पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ज्यादा मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट हो जाएगा। मैम ओके मैम। बोलो मैम हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस सॉल्यूट का आई सबसे ज्यादा होगा उसका अगर हम सोल्यूशन बनाएंगे तो उसकी लिक्विड रहने की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ जाएगी, मतलब वो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी रेज हो गया क्योंकि। हाँ ये रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड। ऐसा किसी बच्चे ने कभी रिलेट नहीं किया, बट गुड। अच्छा जी, लास्ट नॉट द लीस्ट, और ये एनसीईआरटी में, कुछ बोरिंग सा दिख रहा है तुम्हें? हाँ इट्स बोरिंग, इट्स कैलकुलेटिव। ये एनसीईआरटी में है, और क्योंकि ये एनसीईआरटी में है तो हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनाए, चाहे ऑल इंडिया में आज तक इसका कभी कोई क्वेश्चन है, जैसे क्लैशियस क्लैपेरियन का तो ना हमने कोई बनाया ना ऑल इंडिया में, क्योंकि वो एनसीईआरटी में क्वेश्चन नहीं, ये एनसीईआरटी में है और इसलिए हमने क्वेश्चंस भी बनाए। एक हम ये कह रहे हैं भी केबी और केएफ निकालने के कुछ और फॉर्मूलाज भी हैं अलग। ठीक है, ये फॉर्मूलाज भी आपको यही सजेस्ट करें कि ये सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड है, सल्यूट का कुछ लेना देना नहीं। एक फायदा अपने मन को तसल्ली कर सकते हो कि केबी याद कर लेते, केएफ सेम ही होगा, बस ये एक बेनिफिट है। हालांकि यू हैव टू लर्न दीस फॉर्मूलाज। केबी इज एमए आर टीबी नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा एच वीएपी इन 2000। एमए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है ना, टीबी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा एच वीएपी बेटा हीट ऑफ वेपराइजेशन। यही फॉर्मूले की दूसरी फॉर्मेट है, आप यहाँ से एमए हटा दें तो यहाँ ये एलवी हो जाएगा। एलवी मतलब लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक्चुअली क्या होता है, ये पर मोल होती है और ये पर ग्राम होता है, बस इसमें ये फर्क है। पर मोल वाला है तो ये फॉर्मूला, पर ग्राम वाला तो ये फॉर्मूला। हमारी आरपी असाइनमेंट बुकलेट करते वक्त जो बच्चे को कंफ्यूजन होती है, लिखते तो हम हीट ऑफ वेपराइजेशन, यूनिट कर देते हैं पर ग्राम। अब बच्चा बेचारा परेशान है, मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, तो तुमने यूनिट के पीछे भागना है। पर मोल लिखा है तो डेल्टा एच वाला फॉर्मूला, पर ग्राम लिखा है तो एलवी वाला फॉर्मूला। पर मोल लिखा है डेल्टा एच वाला फॉर्मूला, तभी मैंने लिख दिया वो हीट पर मोलर, वो हीट पर ग्राम है। केएफ के फॉर्मूला तो सेम बन ही जाएंगे, और यहाँ से तुम देख सकते हो कि केबी सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट की हीट ऑफ वेपराइजेशन या हीट ऑफ फ्यूजन, इस पे डिपेंड करता है। आर की वैल्यूज मुझे लगता है याद ही होंगी। आर की कौन कौन सी वैल्यूज है मैम? एक तो थी 0.0831 जो एसआई वाली है जूल पर, 8.31 and 2 .0831 8.3 कैलोरी। कैलोरीज में कौन सी थी ध्रुव जी? 2 थी मैम कैलोरी। इस वाले टॉपिक में ना बस 2 ही यूज होनी है, 8.314 जूल वाली, उसी को किलो जूल में करना होगा तो आप कर ही लोगे 1000 से डिवाइड करके, और एक वो 2 कैलोरीज वाली, R इज इक्वल टू 2 कैलोरीज। मैम एक आपने 1/R भी बताई थी ना, वो कितनी थी? नहीं 1/R की वैल्यू हाँ 12.19। 12.19। ऐसे तो आपने R की वैल्यू ये भी याद कर ले 25/3 की कैलकुलेशन। यस मैम। तो देखो ना +1 में मतलब ना, अब हर एक बच्चे को मैं इंडिविजुअली नहीं समझा सकते, बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, हो सकता है बहुत सारे बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से भी चले गए हो, या किसी ने +2 ही छोड़ दी हो, नए बच्चे आ भी बहुत गए। एक्चुअली +1 बहुत मुश्किल होती है, पर इतना ना डर जाओ कि तुम, अब जब तुमने सोचा ही था 10th में कि हमने मेडिकल लेना, डॉक्टर बनना है, तो अपने आप को टाइम तो दो ना। +2 में आके थोड़ा सा पढ़ के आपको ठीक लगने लग जाता है, वही चीजें जो +1 में बहुत ही गंदी लगती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे बन जाता है सिस्टम। मैम। हाँ जी बेटा जी बोलिए। मैम मेरी पिछली लास्ट टू स्लाइड से कनेक्शन गया हुआ था, आपने क्या करवाया है? बेटा मैं तो हमेशा से टाइम पास ही कराती हूँ, खैर
पर चलो ये वाली स्लाइड नोट हो गई? नो मैम। यस मैम। अच्छा आपने कर ली ना, आप रुको बच्चे भी बताती हूँ। और अभी मुझे लगता है आपकी लास्ट क्लास आज फिजिक्स की है ना? नहीं मैम, बॉटनी की मैं गलत देख रही हूँ? सॉरी बॉटनी की। ओके ओके, मैं नहीं गलत देखा, ठीक है फिर तो बस कोई नहीं, हम आराम से करते हैं सारा काम। ये वाली स्लाइड हो जाए बच्चे तो बता देना, फिर हम पिछली 2 स्लाइड इसको दिखा के। और मैम ने ज्वाइन कर लिया? नो मैम। नहीं मैम। तो ध्रुव जी, जो हमें ये बोनस टाइम मिल जाता है आजकल, इसको हम यूज करें मोलालिटी